biography of George Alexander Kelly. So he was considered as the father of cognitive clinical psychology, क्योंकि इस फील्ड के जो शुरुआती दौर था उसमें इसने बहुत अहम किरदार अदा किया था, बहुत कारआमद किरदार अदा किया था इस पर्टिकुलर फील्ड की डेवलपमेंट में। वो किस तरह से कि इसने हमें 3 चीज़ों के बारे में बताया। फर्स्ट वन इज़ द कंस्ट्रक्ट एक्चुअली होते क्या हैं, किस तरह से वो पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा करते हैं। उसके बाद द पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी, जिसके बारे में मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी, एंड एन असेसमेंट टूल नेम है द जिप ग्रिड टेस्ट, जो कि आज भी क्लिनिकल सेटिंग्स में इस्तेमाल होता है। वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्ट्रूमेंट है ये। अगर हम केले की अप्रोच के बारे में बात करें तो हमें ये एक इडियोग्राफिक अप्रोच नज़र आती है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर पर्सनल व्यूज़ के बारे में ज़्यादा बात की गई है एज़ कम्पेयर टू द ग्रुप व्यूज़, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल कंस्ट्रक्ट्स के से रिलेटेड हमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि पर्सन अपने कंस्ट्रक्ट के हिसाब से किस तरह से अपना बिहेवियर परफॉर्म करता है। इसके बाद हमें कुछ हद तक इसमें ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का भी टच मिलता है। वो इस तरह से कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में एक ऑर्गेनिज्म को, ह्यूमंस को एक सुपीरियर बीइंग के तौर पे दिखाया हुआ है, और यहाँ पे भी केले ने एक ऑर्गेनिज्म को एक एक्टिव ऑर्गेनिज्म के हिसाब से दिखाया जो अपना रोल प्ले कर सकता है एनवायरनमेंट में और अपने परसेप्शंस के हिसाब से अपने एक्शन को डायरेक्ट करता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। उसके बाद अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे कुछ फ्री विल का भी कॉन्सेप्ट मिल रहा है, क्योंकि हमारे जो कंस्ट्रक्ट हैं वो इंटायरली हमारे अपने पर्सनल व्यूज़ के ऊपर बेस करते हैं, किसी के इन्फ्लुएंस में आके हम अपने कंस्ट्रक्ट को नहीं बनाते। तो इस तरह हमें कुछ फ्री विल का भी कुछ हिस्सा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करें फर्दर कंपैरिजन की, तो हम पिछले पर्सपेक्टिव्स में से अगर हम साइको एनालिसिस को चूज़ करें तो साइको एनालिसिस यूज टू से दैट वी रिलाई ऑन 2 थिंग्स। फर्स्ट वन इज़ द अनकॉन्शियस विशेस एंड सेकंड वन इज़ द एक्सपीरियंसेस, स्पेशली द पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड द चाइल्डहुड वन। तो इन्हीं दो चीज़ों की बेसिस के ऊपर हमारे जो एक्शंस होते हैं, हमारे जो बिहेवियर होता है वो रिलाई कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू साइको एनालिसिस। जबकि जो बिहेवियरिज्म था वो कहता था वी रिलाई ऑन द वीम्स ऑफ आवर रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, मोटिवेशन, हैबिचुएशन, एसोसिएशन, और हम खुद से यानी बेसिकली काम नहीं कर पा रहे, हमें कुछ मोटिवेशन, हमें कुछ फोर्स चाहिए जो हमारे बिहेवियर्स को डायरेक्ट करी हो। तो इस तरह ये दो पर्सपेक्टिव बेसिकली हमें दिखा रहे हैं एक ह्यूमन बीइंग को एज अ पैसिव सब्जेक्ट जो कि चीज़ों पर रिलाई करता है। जबकि जो केले का पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि इंसान जो है वो एक्टिव ऑर्गेनिज्म है और अपने सारे के सारे डिसीजंस वो खुद से ले सकता है। अपने कंस्ट्रक्ट की बेसिस के ऊपर वो अपने एक्शन को डिटरमाइन करता है और अपने कंस्ट्रक्ट वो भी खुद ही तश्कील देता है फ्रॉम एनवायरनमेंट, एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशंस। किसी चीज़ पर रिलाई नहीं कर रहा होता वो। और यहाँ पे अगर हम सोशल पर्सपेक्टिव की बात करें तो सोशल पर्सपेक्टिव के अंदर हम देखते हैं कि एडलर की थ्योरी के अंदर हमने पढ़ा था द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिव सेल्फ, जहाँ पे हमने कहा था कि आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइफ इज़ डायरेक्टेड बाय आवर वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग द इवेंट्स एंड वे ऑफ इंटरप्रिटिंग द इवेंट्स, ना कि हमारे वो पास्ट एक्सपीरियंस या कुछ और इसके साथ साथ सोशल पर्सपेक्टिव में हमें एरिक फॉर्म की थ्योरी के अंदर भी कुछ हद तक ये देखने को मिला है द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहाँ पे बात की गई है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बेसिस के ऊपर हम देख रहे होते हैं दुनिया को, जो कि कुछ हद तक मुझे लगता है कि कंस्ट्रक्ट से मिलता जुलता कंसेप्ट है, क्योंकि कंस्ट्रक्ट भी बेसिकली एक्ट करते हैं हमारे लेंस के तौर पे दुनिया को देखने के लिए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो बिहेवियरिज्म और साइको एनालिसिस है उनसे तो हमारा व्यू बिल्कुल ही अल्टरनेटिव जा रहा है, उलट जा रहा है। जबकि हमारा जो सोशल पर्सपेक्टिव है वहाँ पे कुछ ना कुछ रूट्स हमारे करंट पर्सपेक्टिव की एम्बेडेड हैं। अभी भी हमारा जो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है कुछ हद तक एंकर हुआ है सोशल पर्सपेक्टिव में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे हम बात करते हैं थ्योरी की, तो बेसिकली पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी का ये कहना है कि जो पर्सन है वो अपने कुछ पर्सनल कंस्ट्रक्ट बना लेता है दुनिया की वर्किंग के बारे में कि दुनिया एक्चुअली काम कैसे कर रही है। अब उस कंस्ट्रक्ट की बेसिस के ऊपर वो अपने एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशन को कुछ मीनिंग देता है, कुछ मायने देता है, कुछ कंक्लूजन अखज़ करता है, अपने जो इवेंट्स हो रहे हैं उनकी एक सेंस बनाता है और उसी तरह वो दुनिया को देखता है। फर्दर हम थोड़ी और एलेबोरेशन के अंदर जाएं तो हम देखते हैं बेसिकली कि पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी जो होती है वो बेस करती है दो मेन थीम्स के ऊपर, दो आइडियाज़ पास्टुलेट्स के ऊपर। फर्स्ट वन इज़ द फंडामेंटल पास्टुलेट, जो कि ये कहता है कि एक पर्सन जो कि उसके सारे के सारे मेंटल प्रोसेसेस हैं, मिसाल के तौर पे वो किसी चीज़ के बारे में क्या थिंकिंग रखता है, क्या उसकी बारे में उसके क्या ख्यालात हैं, वो डिटरमाइन करता है उसके एक्शन को।
और वो अपने जो सारे के सारे साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं उसको वो चैनलाइज करता है एक तरीके से, और वो तरीका क्या होता है कि वो इवेंट को किस तरह से एंटिसिपेट करे। फर्दर हमने बात की थी कोरेलिस की, तो यहाँ पे हम कोरेलिस की डेफिनेशन के बारे में अगर देखें तो इंसान की ये सलाहियत होती है कि वो किस तरह से कम्युनिकेट कर रहा है, उसकी वो एबिलिटी होती है कि वो किस तरह से अपने मुआशरे से, अपने गिरदो नवा के लोगों से किस तरह से हम कलाम हो रहा है, और ये बेस करती है उसकी अंडरस्टैंडिंग पे कि उसने किस तरह से दूसरों के कंस्ट्रक्ट के बारे में अपनी राय रखता है वो, और उसके अपने ज़ाती कंस्ट्रक्ट कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर 11 कोरेलिस की बात की हुई है जो कि हैं constitution, individual, organization, dichotomous, choice, range, experiences, modulation, fragmentation, community and the society का release। इसके बाद फर्दर अगर हम कुछ रोल्स की बात करें तो यहाँ पे हमें रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन मिलता है जो कि बेसिकली दो तरीक़ों से बहुत ही अहम है, बहुत ही करामत है। पहला तो ये कि डाटा कलेक्शन में बहुत अहम होता है। अगर जब तक हमारे पास डाटा नहीं होता तो हम उसकी बेसिस के ऊपर कुछ अजम्पशंस नहीं बना सकते। तो इनडायरेक्टली हमारी ऑब्जर्वेशन हमारी हेल्प करती है हम हाइपोथेसिस की फॉर्मेशन के अंदर भी। पहला तो डाटा कलेक्शन आ गया, दूसरा इनडायरेक्टली हेल्प करती है हमारी हाइपोथेसिस की जनरेशन या फॉर्मेशन के अंदर। फिर हम बात करते हैं रोल ऑफ एक्सपीरियंसेस की। तो हम एक्सपीरियंस इससे मुराद ये नहीं है कि वो लाइक जो साइकोएनालिसिस के पास एक्सपीरियंस या चाइल्डहुड एक्सपीरियंस की बात हो रही है, नो, यहाँ पे बात हो रही है बेसिकली कि हम एक्सपीरियंसेस को इंटरप्रेट कैसे कर रहे थे। इसके बाद आता है रोल ऑफ कंस्ट्रक्ट की, कि कंस्ट्रक्ट किस तरह से हमारे किरदार अदा करते हैं। तो बेसिकली एक्ट करते हैं एज अ स्पेक्टिकल्स दुनिया को देखने के लिए। फर्दर हम कंस्ट्रक्ट्स के बारे में देखें तो यहाँ पे मैंने एक ह्यूमरसी को पोस्ट ऐड की हुई है। इससे मुराद ये नहीं है कि मेरा कंस्ट्रक्ट टर्म के बारे में ये है, बेसिकली यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं किसी चीज़ों को। लाइक सपोज मेरी एक दोस्त है और मैं हूँ, और हम लोगों के सामने ये पीस ऑफ स्टेक आया है, तो मेरी दोस्त इसको कंसिडर कर रही है एज अ पीस ऑफ स्टेक, बट जो मैं हूँ वो मैं इसको रिलेट कर रही हूँ फ्रॉम द ट्रम्प जो उसकी फेस की मॉर्फोलॉजी है उससे। और इस तरह से जो हमारा व्यू है चीज़ों को देखने का वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो इसी की बात को अगर हम आगे लेकर चलें तो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्ट में भी ऐसे ही होता है कि हम जो इवेंट्स होते हैं उनको डिफरेंट नज़रिए से देखते हैं, डिफरेंट आइडियोलॉजी से देखते हैं, और उसी की वजह से हमारी कुछ यूनिकनेस आती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं। जो हमारे कंस्ट्रक्ट्स होते हैं ये हायरार्किकल फ्यूजन के अंदर अरेंज हुए होते हैं, एक ऑर्डर के अंदर अरेंज हुए होते हैं, और ये सारा का सारा जो कंस्ट्रक्ट होते हैं ये एक सिस्टम की फॉर्म में मौजूद होते हैं, और ये सिस्टम बाईपोलर होता है, ऑपोजिट पोल्ड होता है। फर्दर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्ट की, तो कंस्ट्रक्ट एक्ट करते हैं एज अ लेंस के तौर पे कि हम दुनिया को देख किस तरह से रहे हैं। ये बेसिकली इंपॉर्टेंस की बात हो रही है कंस्ट्रक्ट की, और ये बेसिकली हमारे बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि हम दुनिया को डिफरेंट नज़रिए से देख रहे हैं तो हमारा बिहेवियर भी उसी के अकॉर्डिंगली होता है। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंस है, पहले तो बिहेवियर की डिटरमाइन करने में, और दूसरा दुनिया को देखने में, और तीसरा यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इवेंट्स को प्रिडिक्ट करने में कि हमारा फर्दर एक्शन कैसे होगा उसको बताने के अंदर भी अहम किरदार अदा करते हैं। फर्दर हम बात करते हैं सीपीसी साइकिल की, तो ये है यहाँ पे सॉरी मैंने गलत कोट कर दिया है, सॉरी फॉर डैट। ये है सीपीसी साइकिल, यानी दी सर्कमस्पेशन, प्रीएम्पशन एंड द कंट्रोल साइकिल। हमारे पास कंस्ट्रक्ट बंचेस की फॉर्म में होते हैं, और हमने जो होता है उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है अपनी नॉवल सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, और जब हम उसको सिलेक्ट करते हैं तो वो जो तरीका हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है सीपीसी साइकिल का। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कमपेशन की, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि पर्सन जो होता है वो अपने जितने भी पॉसिबल वेज होते हैं, जितने भी पॉसिबल कंस्ट्रक्ट होता है उनको एक जगह मलजा कर लेता है। उसके बाद प्रीएम्पशन की बात करते हैं तो उसमें से कुछ नैरो नंबर ऑफ कंस्ट्रक्ट को आखज़ कर लेता है इस्तेमाल के लिए, और फिर उस कंस्ट्रक्ट की बेसिस के ऊपर वो कंट्रोल करता है या फिर अपना एक्शन को डिसाइड करता है और अपने बिहेवियर को डिटरमाइन करता है। आगे हम बात करते हैं कि अगर हमारे कंस्ट्रक्ट ख़राब हो गए हैं तो एक्चुअली क्या होगा। अगर हमारे कंस्ट्रक्ट में कोई इशू आता है तो कैले ने कहा था कि इससे पैथोलॉजी क्रिएट होती है। अब यहाँ पे बात अगर हम करें कैले के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसने कुछ लेबल्स इस्तेमाल नहीं किए थे। मिसाल के तौर पे अगर जैसे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर या एनोरेक्सिया नर्वोसा, इस तरह की कोई उसने बात नहीं की। उसने बस सिंपली कहा था कि हमारी 4 कैटेगरीज ऑफ पैथोलॉजी आती है। फर्स्ट वन इज़ द फियर, एंजाइटी, गिल्ट एंड द थ्रेट, ठीक है। और इन्हीं की बेसिस के ऊपर जो है हमारे जो बिहेवियर्स या एक्शन होते हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। अब ये तो पता लग गया हमें कि कंस्ट्रक्ट ख़राब हो गया, अब हम किस तरह से उसको ठीक करें। तो उसका तरीका होता है रिकन्स्ट्रक्शन का। अब रिकन्स्ट्रक्शन में 2 तरीके आते हैं। पहला तो होता है मॉडिफिकेशन, यानी पुराना कंस्ट्रक्ट था मेरा, उसी के अंदर मैंने थोड़ी सी चेंजेस की और उसको ठीक कर लिया। फिर आता है न्यू कंपोजिशन, कि मैंने अपने पुराने कंस्ट्रक्ट को कम्प्लीटली आल्टर कर दिया और नया बना लिया,
ठीक है। तो एज अ रिजल्ट जो मेरा नया कंस्ट्रक्ट था फिर उसकी बेसिस के ऊपर मेरा बिहेवियर डिटरमाइन होगा। फिर फर्दर हम बात करते हैं थेरेपी की, विच इज़ द फिक्स्ड रोल थेरेपी। तो ये बेसिकली इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द टारगेट ऑफ द पुअर कंस्ट्रक्ट्स, हमने ख़राब कंस्ट्रक्ट्स को टारगेट करते हैं और उसके बाद उनकी बेसिस के ऊपर एक गोल सेट करते हैं, विच इज़ द सेकंड पॉइंट। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ कि हमने उस रोल के अकॉर्डिंगली एनवायरनमेंट के अंदर एक्ट करना होता है, विच इज़ द सेटिंग्स, क्लिनिकल सेटिंग्स भी और उसके अलावा आउटसाइड द सॉरी लैब, विच इज़ द बेसिकली द रियल वर्ल्ड। और वहाँ पे हमने इसी जो रोल होता है उसके हिसाब से एक्ट करना होता है। और आहिस्ता आहिस्ता जब हम इसी रोल के हिसाब से एक्ट करना शुरू करते हैं तो उस रोल को हम अपने अंदर, उसके अंदर इम्बाइब होना शुरू हो जाते हैं और उस रोल का होल अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं और इस तरह हमारा जो गलत बिहेवियर था वो ठीक हो जाता है। फर्दर अब हम इसका यूज़ देखते हैं तो बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि जो पर्सन की आउटलुक ऑफ लाइफ है उसको बेहतर किया जाता है इस थेरेपी को यूज़ करके। फर्दर हम असेसमेंट टूल की बात करते हैं। असेसमेंट टूल के अंदर यहाँ पे हमने रेपिटरी ग्रिड की बात की थी, जो कि एक इंटरव्यूइंग टेक्निक है जिसमें हम नॉन पैरामीट्रिक फैक्टर्स को इस्तेमाल करते हैं पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करने के लिए। और पर्सनैलिटी भी कौन सी, इडियोग्राफिक पर्सनैलिटी, क्योंकि यहाँ पे हम बात करें पर्सनल कंस्ट्रक्ट्स की। ये बेसिकली एक टर्म्स होती हैं, इनमें कुछ टर्म्स होती हैं जिसके अंदर जो क्लाइंट है उसके एलिमेंट्स के थ्रू हम उसकी सेंस देखते हैं कि उसके कंस्ट्रक्ट किस तरह से बने हुए हैं। और अगर तो हमें कोई फाल्सिफाइड कंस्ट्रक्ट वहाँ पे मिल रहा है तो फिर हम उसको टारगेट करते हैं, उसके बाद फिर एक रोल क्लाइंट को देते हैं जो उसने परफॉर्म करना होता है अकॉर्डिंग टू फिक्स रोल थेरेपी, और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता अपने बिहेवियर को ठीक कर लेता है। एंड था हमारी तरफ से। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।